नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था समास के बारे में, तो हमने द्वंद्व समास तक कंप्लीट कर लिया था। और आज जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम अव्ययी भाव समास के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन से समास के प्रकार होते हैं, क्या-क्या समास और संधि में भेद होता है और जो समास के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं, उनमें क्या-क्या भेद होते हैं, आज के हम इस वीडियो में हम वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव यानी कि जिस पद को पढ़ के, जिस पद में प्रथम पद या पूर्व पद की प्रधानता हो और वो एक अव्यय हो, तो वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। अव्यय का मतलब होता है जिस पर क्रिया अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय क्या कौन से शब्द होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पे लिंग का, क्रिया का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वे शब्द होते हैं अव्यय। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, परिभाषा में तो इतना बड़ा परिभाषा दिया है, बट हमें इतना याद रखना है, जिस भी पद का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास होगा। देखिए, यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है यथा विधि, यानी कि विधि के अनुसार। तो यहाँ पे पद क्या है? पहला यथा, और अव्यय भी है यथा, राइट, और वो प्रधान भी है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो यथा अव्यय भी है, प्रधान भी है और प्रथम पद भी है। ठीक है ना। जो बेसिक चीज हमें याद रखनी है, पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा पद जो होता है ना, वो भी अव्यय हो जाता है, तो फिर अव्ययी भाव समास उधर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेखटके, बिना खटक के, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी परेशानी के। बेखबर, बिना खबर के। ठीक है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला पद है वो अव्यय है, चाहे वो यथा हो, चाहे वो बे हो। ठीक है। नेक्स्ट समास की तरफ बढ़ते हैं, निंद समास। निंद में क्या है कि निषेधात्मक होता है, एक तरह से यहाँ पर निषेधात्मकता का प्रतीक होता है ये। पढ़ते हैं निंद समास के बारे में हम। ठीक है। देखिए अब क्या है, जो मैंने आपको परिभाषा बताई वो तो यहाँ पे लिख रही है। ठीक है। बट देखिए, निषेधात्मक क्या है? अनाचार, जो आचरण के विरुद्ध है, जो आचरण करने योग्य नहीं है, वही अनाचार है। अनदेखा, अनदेखा माने क्या होता है? इग्नोर करना, नहीं देखना, राइट। यानी कि आपके आगे कुछ काम हो रहा है और आप उसको नहीं देख रहे हैं, यानी कि आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने अपनी दृष्टि से उसको निषेध कर दिया। तो वहां पे कौन सा समास होगा? नन समास। अनभिज्ञ, यानी कि जानकारी नहीं है आपको, राइट, आपको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां पे अनभिज्ञ होगा। तो इस समास में क्या होता है कि अन, ज्यादातर जो पहला पद होता है अन होता है, अन, पहला पद निषेधात्मक होता है। तो उससे क्या है कि समस्त पद होता है वो भी पूरा निषेधात्मक हो जाता है और वहां पे निन समास होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समास में और संधि में भेद क्या क्या है। देखिए, पहला जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला अंतर क्या है समास में और संधि में? संधि दो वर्णों के मेल से होती है, समास दो पदों के मेल से होता है। चलिए, पहला तो यहाँ पे ये दिया है। ठीक है। अब समास में क्या होता है कि जो पदों में प्रत्यय होते हैं, दोनों पदों में, ठीक है, तो वो समाप्त कर दिए जाते हैं, जबकि संधि के लिए वो प्रत्यय समाप्त नहीं होते। तो इससे क्या है, वहाँ पे मिलने की और विकार की, जो विकार होता है न्यू चेंजेस, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी गुंजाइश रहती है। जबकि समास में ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, समास में ऐसा कोई नहीं बन सकता है। ठीक है। जैसे तीसरा, संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं और समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बर में दो पद हैं यहाँ पे, पीत और अंबर। ठीक है। संधि विच्छेद होगा पीत धन अंबर।
जब विग्रह होगा इसका तो क्या होगा? पीत है जो अंबर, या पीत है जिसका अंबर, यानी कि भगवान कृष्ण का जो पीतांबर होता है उन्हीं के लिए प्रयोग होता है वो। ठीक है। बट संधि में ऐसा कुछ नहीं होगा, संधि का तो सिर्फ इतना होगा, पीत धन अंबर पीतांबर। चतुर्थ यहाँ पे दिया है, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। संधि में देख लीजिए, कोई भी व्यंजन संधि हो, का के स्थान पर गा हो जाता है, टा के स्थान पर ठा हो जाता है, तो ये सारे चेंजेस होते रहते हैं, वर्णों के योग से नया वर्ण बन जाता है, तो वहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। जबकि समास में ऐसा नहीं होता, दो पद मिलते हैं बट कोई उनमें ऐसा कोई चेंज नहीं आता है जिससे कि लास्ट वर्ड है उनका, या फिर जो लास्ट उनका जो वर्ण है किसी भी पद का, उसमें कुछ परिवर्तन हो। जैसे कि पीतांबर है, पीत है जिसका अंबर, तो इसका अगर हमने विग्रह भी कर दिया है या फिर हम इसको मेल भी करते हैं इसका, तो दोनों में कोई अंतर नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक से अंतर है संधि में और समास में। हाँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बहुब्रीहि समास बहुत बार मैंने, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो पहला कन्फ्यूज़न ये क्रिएट करता है कर्मधारय के साथ। ठीक है, तो पहला अगर हम समझना चाहते हैं तो दोनों के विग्रह पे हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है समस्त पद को पढ़ने समय ऐसा लगे कि कौन सा बहुब्रीहि है कौन सा कर्मधारय है, हम समझ नहीं पाए। तो उसके लिए बेहतर होगा कि हम विग्रह पे ध्यान दें। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। अब उपमान क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमेय क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे नील गगन में नील तो विशेषण है और गगन विशेष्य है। चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है, अतः ये दोनों कर्मधारय समास हैं। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे चक्रधर, यानी कि चक्र को जो धारण करता है श्री कृष्ण, चक्र को धारण करने वाला यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, ये दोस्तों नेक्स्ट है द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जो पहला पद होता है ना, संख्यावाचक विशेषण होता है। जो पहला पद होगा संख्यावाचक होने के साथ साथ वो विशेषण भी होगा। यानी कि किसी विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेष। देखिए, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं का समूह द्विगु समास है। और चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, अर्थात बहुव्रीहि समास भगवान विष्णु को बोलते हैं क्योंकि उनकी चार भुजाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पंचवटी। देखिए, द्विगु समास में क्या होगा, पांच वटों का समाहार, यानी कि जहाँ पे पांच वट होंगे, वट माने वृक्ष, वट का वृक्ष होता है ना, कोई पांच वट के वृक्ष एक जगह पे हैं, वो स्थान क्या होगा, पंचवटी। ठीक है, और फिर क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, पंचवटी एक निश्चित स्थल जिसका प्रयोग हम रामायण में देखते हैं, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, अर्थात दंडकारण्य में वह जगह जहाँ पे श्री राम और सीता जी वहाँ पे कुछ समय तक के लिए जिन्होंने निवास किया था, क्योंकि वह क्षेत्र पांच वटों से घिरा हुआ था। और उस क्षेत्र में राम जी ने और सीता जी ने थोड़ा दिन वहाँ पे विश्राम किया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है द्विगु में और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुब्रीहि समास बहुधा कंफ्यूजन क्रिएट करता ही है, बट अगर हम विग्रह करेंगे, और मेन क्या है कि हमें परिभाषा बिल्कुल प्रॉपरली याद होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। ठीक है ना, और कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास हम जानते हैं पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, और कर्मधारय समास का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है कि एक पद विशेषण होता तो है पर वो संख्यावाची नहीं होता। राइट, एक पद होता तो है बट वो संख्यावाची नहीं होता। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। देखिए,
मेन डिफरेंस जो होगा ना द्विगु में और कर्मधारय में क्या होगा, पहला पद विशेषण होगा और संख्यावाची होगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या होगा, कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक मैं उदाहरण देख लेता हूँ। द्विगु का आपने उदाहरण देखा था, अभी मैं आपको एक कर्मधारय का उदाहरण बता देता हूँ। जैसे चतुर्भुज है, चार है भुजा जिसके, वो बहुब्री हो जाएगा और चार भुजाओं का समूह द्विगु हो जाएगा, ठीक है। बट कर्मधारय समास का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, उसको आप देखिएगा और अच्छे से समझ पाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल, हम जब हम कर्मधारय समास पढ़ रहे थे तो मैंने आपको तीन चार उदाहरण उसके बताए थे, जिनमें प्रमुख थे महापुरुष, अर्थात महान है जो पुरुष, राइट। तो वहां पे कर्मधारय समास हो गया। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि परिभाषा उसकी बता रहा था, पुरुष की महानता बताई जा रही है, तो वहां पे कर्मधारय समास है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि विशेषण घनश्याम है, ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय समास है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है। घन माने क्या होता है, बादल, जो बादल के समान श्याम वर्ण का है वो घनश्याम है, यानी कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम है घनश्याम है। या फिर कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सांवले रंग का हो, या फिर जिसका वर्ण जो बादलों के समान जो सांवला रंग होता है उसके समान हो, तो वहां पे उसको घनश्याम हम बोल सकते हैं। तो यही बेसिक से अंतर होते हैं समासों में। उसके लिए हमें क्या है, थोड़ा उदाहरण हम पढ़ेंगे, उदाहरण को जानेंगे और परिभाषा को हम एकदम कंठस्थ करेंगे। थोड़ा सा परिभाषा ज्यादातर एक ही जैसे होते हैं। विशेषण होता है, पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद और संज्ञा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं समासों में, ठीक है। और कोई ज्यादा कठिन नहीं होता समास, तो बहुत आसान होते हैं अलंकार से, ठीक है। तो आज यहाँ पे आपके समास का चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ छंद शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। दोबारा से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।